ऑल बायोलॉजी पॉडकास्ट जारी है। 8वां वॉल्यूम आया हुआ है आपके सामने। नीट की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, उम्मीद है पूरी तरीके से। 12 को आपका एग्ज़ाम है। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। ठीक है, तो रिवीजन का सीरीज चल रहा है। पूरा वॉल्यूम देखते रहिए पूरी तरीके से एकदम। दिन भर में कम से कम हर वॉल्यूम को 2 से 3 बार मतलब 2 से 3 वॉल्यूम आप दिन भर में देखिए ही देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। बात कर रहा हूँ गोल्गी बॉडी की। आज बहुत सारे टॉपिक नोट किए हैं, 10 मिनट के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। रिपीट मोड में सुनना, ईयरफोन एकदम टाइट रखो। तो गोल्गी अपैरेटस जो होता है, जिसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, ये बहुत ही इसके कई सारे फंक्शन होते हैं, मॉडिफिकेशन के फंक्शन होते हैं इसके। पैकेजिंग का इसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट का इसका काम होता है। तो जो गोल्गी बॉडी होता है एक्चुअली वो बनता कहाँ से है, तो याद रखिएगा ये बनता किससे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जी हाँ, न्यूक्लियस के किनारे किनारे मौजूद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहीं ये गोल्गी बॉडी भी उसी के आसपास जो है मौजूद होता है। कहने को गोल्गी बॉडी देखिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कई लोग पार्ट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। फिर से बोल रहा हूँ, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, यही 4 जो होते हैं वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। बाकी कोई भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडी की बात करें तो वो होता है सिस्टर्ने, है ना। स्टेक लाइक क्या कहते हैं यहाँ पर होता है, क्या डिस्क लाइक शेप में होता है, जो कि एक के ऊपर क्या होता है, स्टैक बनाते हैं पैरेलल, है ना। तो इस तरीके से इसका जो होता है अरेंजमेंट होता है। गोल्गी बॉडी में 2 फेस होते हैं, सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। सिस फेस जो होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है, ट्रांस फेस जो होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है, सिस फेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ट्रांस फेस जो होता है वो कॉनकेव होता है। तो इस तरीके से तमाम जो है इसमें पाई जाती है फेस। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ गोल्गी बॉडी में एंट्री करती है तो वो सिस फेस के थ्रू एंट्री करती है, और एग्जिट करती है तो ट्रांस फेस के थ्रू, यानी कि कॉनकेव सरफेस से एग्जिट करता है। पैकेजिंग का भी काम करता है, मॉडिफाई करने का भी काम करता है। आपने स्पर्म सुना है, ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, एनिमल का जो स्पर्म होता है, चाहे वो सब कुछ किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से बनता है। गोल्गी बॉडी प्लांट में भी इसका इंपॉर्टेंस है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। याद रखिए, चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है तो ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाएगी। और याद रखिए कि गोल्गी बॉडी चाहे वो लाइसोसोम हो गया, चाहे जो वेसिकल्स हो गए, ये सब के सब जो होते हैं वो गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। और ये गोल्गी बॉडी जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए, आपने सिलेंट्रेटा का नाम सुना है। सिलेंट्रेटा में वहाँ पर उनके मेंबर में एक पाया जाता है निमेटोब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि उनके में नीडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा फैमिली में। तो वहाँ पर याद रखिएगा, जो हिप्नोटॉक्सिन एक सीक्रेट होता है वो भी बनता है किससे, यहाँ गोल्गी बॉडी से बनता है। फिर लास्ट में आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड, यानी कि प्रोटीन और लिपिड जो ग्लाइको वाले कंपाउंड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये सब कुछ कहाँ बनते हैं, ये जितने भी बायोकेमिकल होते हैं वो सब कुछ जो है बनते हैं आपके गोल्गी बॉडी में। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में एब्सेंट होता है करीब करीब। याद रखिएगा इस बात को कि मोस्टली प्लांट में एब्सेंट ही होता है। और लाइसोसोम एनिमल के आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम के अंदर मोर देन 60 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, पचा देने वाले, प्रोटीएसेस प्रोटीन को पचाने वाला, कार्बोहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला, लाइपेसेस लिपिड्स को पचाने वाला। तो इस तरह तरह के एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरी बात कि हमेशा ड्राई रह के डाइजेस्ट करता रहता है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के नंबर को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। और कभी ऐसा कंडीशन आती है कि पूरा का पूरा सेल ही अगर काम नहीं कर रहा है तो ये अपने आप को ही फोड़ देता है और पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम उस सेल को ले बीतते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेता है। इसके लिए सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसके अंदर बम भरा हुआ है, ब्लास्ट हो जाता है, तो सुसाइडल बैग इसलिए इसको कहते हैं। वैक्यूल जानते हो, ये भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। वैक्यूल एक बहुत बड़ा होता है, प्लांट में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है अमीबा पैरामीशियम में पाया जाता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। फूड वैक्यूल भी अमीबा में पाया जाता है, जो कि फूड स्टोरेज का, फूड कैप्चर का काम वहाँ पे सीडोपोडिया के थ्रू होता है, और ये यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है। तो इस तरह के वैक्यूल तमाम तरह के होते हैं। एनिमल में बहुत जो है डिमिनिश्ड वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल जो होता है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, प्लांट में बहुत बड़ा स्पेस कवर करता है, करीब करीब 70 से 90% एरिया वैक्यूल कवर करता है प्लांट में। तो अगर मैं
आपसे कहूँ कि इस वैक्यूल में हर चीज़ का कंसंट्रेशन, चाहे वो वाटर हो चाहे कोई मिनरल हो, हर चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्लांट का कुआं होता है, इसके अंदर सब कुछ भरा होता है ना। अगर प्लांट को ज़रूरत हो तो ये देता भी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इससे निकल कर प्लांट के साइटोप्लाज्म में आएगा। तो याद रखिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएगा तो डिफ्यूजन होगा। और कोई चीज़ एक्स्ट्रा सेल के अंदर मौजूद है तो फिर से वो अपने कुएं में डाल देती है, तो वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं इसका। वैक्यूल का काम क्या होता है, ये स्टोरेज करता है वेस्ट मटेरियल का, डिस्पोजल का, सेल के एलोंगेशन में भी करता है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। वैक्यूल में अगर खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर सेल उसका वैक्यूल सैप भरा हुआ है तो वो जो सेल होगा वो फूला फूला होगा। वैक्यूल में अगर कम सैप भरा हुआ है, कम वाटर कंडीशन है, तो वो एकदम क्या होगा, चुचका होगा। आ रही बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट करते हो, अच्छा लगता है, नीचे आप लोग डालते हो, है ना। और मेरे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स भी डालते हैं और कुछ फैमिली मेम्बर भी डालते हैं। एक मेरा भाई है कृषु, वो भी कमेंट करता है कि भैया आप मेरा नाम ले लो। तो कृषु हाय। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका कि जो स्टोमेटा होता है वो जब गार्ड सेल में स्वेलिंग हो जाती है तो स्टोमेटा क्या होता है, वहाँ पे ओपन हो जाता है और वहाँ पे जब वाटर पोटेंशियल क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसके बाद से याद रखिएगा, ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी खूब रूट से एब्जॉर्ब होता है। जितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन से पानी का लॉस होगा उतना ही पानी नीचे रूट जो होता है वो क्या करती रहती है, उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। अब आता है एक दो पाथवे आप लोग पढ़ते हो, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वो किसके थ्रू होता है, याद रखिएगा, सेल वॉल के थ्रू होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होता है। कोहेशन का क्या मतलब होता है, जब दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेशन करते हैं। और जब दो डिफरेंट डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का काम होता है तो इसको हम लोग एडेशन का नाम देते हैं। इसके बाद याद रखिए, एक होता है डीपीडी। डीपीडी मतलब होता है डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशियंसी। जब डिफ्यूज़न प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर, याद रखिए, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर मतलब टीपी, जब ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू होता है डीपीडी, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। तो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्जर प्रेशर इज कॉल्ड एज डीपीडी। गटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, फ्रॉम साइड ऑफ द लीफ से होता है, अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट में होता है। पानी जो होता है ऐसे टपकता रहता है लीफ या साइड ऑफ द लीफ से। दूसरी बात, गटेशन में जो पानी निकलता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। ट्रांसपायरेशन में जो पानी निकलता है वो प्योर फॉर्म में होता है। और ट्रांसपायरेशन जो होता है वो साइड ऑफ द लीफ से नहीं है, एरियल पार्ट ऑफ द लीफ से होता है। और पानी जो निकलता है वो प्योर फॉर्म में होता है। दूसरा ये क्या होता है, वाष्प होता है, यानी कि एयर फॉर्म में होता है ना, गैस फॉर्म में पानी निकलता है और एकदम प्योर फॉर्म में होता है। ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर, या कह सकते हो वाल प्रेशर। टर्जर प्रेशर अंदर से लगता है, वाल प्रेशर बाहर से लगता है। तो टर्जर प्रेशर वाल प्रेशर जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कहीं भी इसमें कोई भी बैलेंस अगर बिगड़ता है, कहीं भी अगर सेल के अंदर ये बैलेंस बिगड़ता है, सेल फट जाता है। ठीक है, फिर आता है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन एक क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होती है ना। और सरफेस पे जो होता है यहाँ पर स्टोरेज हो जाता है पानी का, सॉल्यूट का। तो जैसे आप देखते हो कि बरसात में ये दरवाजे बंद नहीं होते, तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे, इसलिए इनकी जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये बंद नहीं होते हैं। कभी कभी चट्टानों को तोड़ने के लिए नीचे लकड़ियाँ डाल देते हैं लोग, तो जब पानी बरसता है तो वो लकड़ियाँ पानी को एब्जॉर्ब करती हैं अपने सरफेस पे और धीरे धीरे स्वेल हो जाता है। स्वेल होने से वो चट्टान भी टूट जाया करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 99% वाटर जो होता है हर्बेसियस प्लांट पूरी तरीके से अपने लॉस कर देते हैं, है ना। और जब ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा हो, बाहर आर्द्रता ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कम होता है। और बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। फिर लीफ का जो सिकुड़ना होता है उसको कहते हैं विल्टिंग कहते हैं। और जब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होने लगे, ज़्यादा पानी का लॉस होने लगे, तो ऐसे कंडीशन में जो लीफ होता है वो सिकुड़ने लगता है। तो ये समझ लो कि बहुत, जब लीफ सिकुड़ने लगे, लीफ में सिकड़न आने लगे, तो समझ लेना कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है। ऐसे कंडीशन में अब उस लीफ उस प्लांट बॉडी से वाटर को बचाना है। तो अब यहाँ पर ट्रांसपायरेशन को क्या करो, कम करो। तो जो लीफ होता है अपने आप को ऐसे मोड़ लेता है। ठीक है, तो गटेशन जो होता है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है, याद रखिएगा इस बात को। और जो ट्रांसपायरेशन होता है वो गार्ड सेल के मूवमेंट की वजह से होता है। गार्ड सेल मूव करते हैं और ख़ास करके ये जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो दिन टाइम में ओपन रहते हैं और रात में
क्लोज रहते हैं। लेकिन जो कैम प्लांट होते हैं, क्रैसिलुसेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो करने वाले प्लांट होते हैं, उनमें स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में भी क्लोज रहते हैं। अपने आप को पानी से बचाने के लिए, मतलब पानी ज़्यादा कम लॉस हो, इस चीज़ को फॉलो करने के लिए वो उनके स्टोमेटा। अब जीरोफाइटिक प्लांट जो कि रेगिस्तानी पौधे होते हैं, ऐसे रेगिस्तानी पौधे में पानी का लॉस भाई बचाना तो पड़ेगा ही ना, तो इसलिए ऐसे पौधे में क्या हो जाता है, स्टोमेटा वो डीप पिट्स में चले जाते हैं और लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल जो वैक्सी लेयर होता है उसका सरफेस वो मोटा हो जाता है, जिससे क्या हो, कम से कम पानी का लॉस हो। और कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनके लीफ जो होते हैं वो स्पाइन में रिड्यूस हो जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है, अपुंसिया, और उसमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है कौन, स्टेम। ठीक है, तो रूट प्रेशर जानते हो, रूट प्रेशर इज ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे रूट प्रेशर हमें देखने को मिलता है। और याद रखिए जो C3 प्लांट होते हैं उनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है ज़्यादा होता है और गटेशन जो होता है वो पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापते हैं, याद रखिएगा, मैनोमीटर से नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो ये सब बातें आप लोग जानते हो। अगर स्टोमेटा ओपन है, याद रखिएगा, जब स्टोमेटा ओपन होता है इसका मतलब होता है कि गार्ड सेल जो मौजूद होता है, जो बीन शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं, उनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। कौन सी मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट बात ये है कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज अगर बन रहा है प्रोटीन से या अमीनो एसिड से टूटकर, तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। जेनेसिस मतलब बनना, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और कुछ नए चीज़ों से बन रहा है ना। आपकी बार वो ग्लाइकोजन नहीं टूट रहा है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन और अमीनो एसिड से जब ग्लूकोज बनने लगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेलिवरी ग्लैंड हम लोग में 3 होते हैं, है ना, फ्रॉग में एब्सेंट होता है सेलिवरी ग्लैंड, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, लीवर का डक्ट, गॉल ब्लैडर का डक्ट और पेनक्रियास का डक्ट मिला के कहलाता है हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ खुलता है, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। जो आप देखते हो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। जितने विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B3, थियामिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन होता है, विटामिन B12, तभी दही खाया जाता है, विटामिन B12 इनरिच्ड होता है। तो ये बी विटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम की तरह भी काम करते हैं। और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के बाकी सारे प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। मेरस्मस एक बीमारी है, वो कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और क्वासियोरकर जो बीमारी है मैंने बताया था कि वो प्रोटीन की कमी से होता है। टंग में हमारे नन्स ग्लैंड पाया जाता है, NUHNS, नन्स ग्लैंड पाया जाता है हमारे टंग में। और हमारे टीथ के अंदर जो पल्प कैविटी होती है वो बनी होती है, याद रखिएगा, मतलब लाइंड होती है वो ओडोंटोब्लास्ट से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर वो होता है पॉन्स वेरोली में। हमारी जो RBC होती है वो 25% कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलने का काम करती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको इतना ही टॉपिक बताया, कंटिन्यू रखिएगा। आप लोगों के लाइक से, कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। बाकी और बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, कल करेंगे बाकी सारी बातें। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।